आज देखते हैं सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम की मान्यताएं। सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं भी कहते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन परीक्षण प्राय दिए जाते हैं। सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाओं को लिखिए। तो पहला है इकाइयां समान होनी चाहिए। सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम में आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का हम उपयोग करते हैं वैसे वैसे इनसे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। तो इसमें इकाइयां समान होनी चाहिए। जो उपभोग की जाने वाली वस्तु है इसकी जो इकाइयां हैं वे समान होनी चाहिए। इसमें जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं वो वस्तु क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब यदि हम रोटी को उपभोग कर रहे हैं तो हमको लगातार रोटी का ही उपभोग करना है, या हम सेब का उपभोग कर रहे हैं तो लगातार सेब का ही उपभोग करना है, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है इकाइयां समान होनी चाहिए। इकाइयां मतलब सेब आप उपभोग कर रहे हैं तो सेब की लगातार इकाइयों का आपको उपभोग करना है। यदि आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो रोटी की लगातार इकाइयों को उपभोग करना पड़ेगा। यदि हम पहली इकाई रोटी का, दूसरी इकाई सेब का, तीसरी इकाई संतरा का, इस प्रकार यदि हम उपभोग करेंगे तो यहाँ उपयुक्त ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसमें इकाइयां समान होनी चाहिए। दूसरा है वस्तु की प्रत्येक इकाई का गुण समान होनी चाहिए। इकाई के साथ साथ उनकी जो प्रत्येक इकाई का गुण है वह भी समान होनी चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब वस्तु की प्रत्येक इकाई के गुण समान होंगी, तभी यह नियम लागू होगा। मतलब आप जैसे ज्वार की रोटी को उपभोग करें, पहली इकाई में ज्वार की रोटी को उपभोग करें, दूसरी में गेहूं की रोटी को उपभोग करें, तीसरी इकाई में यदि हम घी लगी हुई रोटी को उपभोग करेंगे तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब गुण समान होंगे। यदि हम घी लगी हुई रोटी खा रहे हैं तो लगातार घी लगी हुई रोटी का हमको उपभोग करना है, या गेहूं की रोटी का उपभोग करें जिसमें घी न लगा हो, उस रोटी को उपभोग करें तो लगातार उसी रोटी का हमको उपभोग करना है। यदि हम इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन करते हैं, पहली रोटी यदि हम ज्वार की रोटी खाएं, दूसरी रोटी गेहूं की रोटी खाएं और तीसरी रोटी घी लगी हुई रोटी खाएं तो यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उपयोगिता आपकी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। इसमें दूसरी मान्यता है कि वस्तु की प्रत्येक इकाई के गुण समान होनी चाहिए। तीसरा है उपभोग का समय एक हो। जिस वस्तु का हम उपभोग करें वो उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए, एक ही समय में होनी चाहिए। यदि हम एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी खाएं, उसके बाद 1 घंटा बाद फिर रोटी का उपभोग करते हैं या खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी रोटी को उपभोग कर रहे हैं या जो भी वस्तु की इकाई को उपभोग कर रहे हैं वो उनका उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। इसमें समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यदि समय में परिवर्तन होता है तो हमको उपयोगिता कम होने के बजाय अधिक मिलेगी। इसलिए समय एक हो। जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, रोटी को उपभोग करते हैं, तो क्रिया लगातार होती है जब तक हम उनको नहीं छोड़ते, जब तक हमको आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि है। इस प्रकार उपभोग का समय एक होनी चाहिए। यदि हम 3 रोटी लगातार खाते हैं, उसके बाद 1 घंटा बाद फिर चौथी रोटी को उपभोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो आपको उपयोगिता उससे चौथी रोटी से अधिक मिलेगी। चौथा है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति का मतलब यह है कि पहली हम इकाई को उपभोग करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति समान होती है। यदि हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं, तीसरी रोटी का उपभोग करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। मतलब शराबी है, मानसिक स्थिति में शराबी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको उपयोगिता अधिक मिलेगी। आप सबको मालूम है शराब की पहली पार्टी का हम उपभोग करते हैं तो शराबी को शराब के हर अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलेगी।
आप सबको मालूम है। तो यहाँ मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यदि परिवर्तन होगा तो उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ लागू नहीं होगा, इसलिए उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। पांचवा है उपभोग के समय वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का हम उपभोग करें उस समय उस वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है तो यहाँ भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वस्तु यदि कीमत बढ़ जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु को उपभोग नहीं करेगा। यदि हम जिस समय उस वस्तु को उपभोग करें उस समय यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए, तो हम 2 रोटी का ही उपभोग किए तो 2 रोटी खाएंगे, उसके बाद तीसरी रोटी को उपभोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय उसकी कीमत बढ़ गई। यही बात इसमें है कि उपभोग के समय वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। यदि उसमें परिवर्तन होता है वस्तु की कीमत में, मूल्य में, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। छठवां है उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि है, फैशन है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदत, रुचि, फैशन ये क्या है, बदलती रहती है, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आदत में परिवर्तन हो जाता है, 1 रोटी खाए उसके बाद समोसा खाने की इच्छा हो रही, या उसकी रुचि है समोसा खाने की। आप सब जानते हैं फैशन के आधार पर भी वस्तु की जो फैशन होती है इसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। जिस आदत या रुचि है, फैशन है, उसी का हमको उपभोग करते समय पालन करना है। यदि हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें इस प्रकार उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। ये हो गया उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं, ये आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इसके बाद उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व, इसमें व्यवहारिक महत्व है और सैद्धांतिक महत्व है। यदि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए, तो आपको लगातार 5 पॉइंट 6 पॉइंट 6 नंबर पे 6 पॉइंट लिखना, 5 नंबर पे तो 5 पॉइंट लिखोगे, इस प्रकार लगातार लिखना है। आपको सैद्धांतिक महत्व या व्यवहारिक महत्व नहीं दिया जाएगा, सिर्फ महत्व दिया जाएगा। तो महत्व में पहला महत्व है मांग के नियम का आधार। उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम में मांग के नियम पर आधारित है। मांग के नियम क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसकी मांग में परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मांग अधिक होगी तो कीमत, आप सबको मालूम, मांग और पूर्ति, यहाँ मांग और पूर्ति, मांग अधिक है और पूर्ति कम है। मांग अधिक है और उस वस्तु की पूर्ति कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, उस वस्तु की कीमत बढ़ेगा। और यदि वस्तु की मांग कम है और पूर्ति अधिक है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत कम होगा। ये है मांग के नियम का आधार, मतलब उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम पर भी आधारित है। एक किस पर आधारित है, मांग के नियम पर आधारित है। और मांग और पूर्ति आप सबको मालूम है, मांग के आधार पर उस वस्तु की पूर्ति। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक हो रही है, उसकी पूर्ति कम हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। और यदि पूर्ति अधिक है, मांग कम है, उस वस्तु की कीमत कम होगा। इसलिए देखते हैं कि मांग की जो नियम की जो वक्र रेखा है ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। मांग के आधार पर कीमत, इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम में मांग के नियम मुख्य आधार है। दूसरा है उपभोक्ता की बचत का आधार। उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित। आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अगली इकाई को उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। इन्हीं कारणों से उपभोक्ता है उस वस्तु के लिए
कम कीमत देते हैं या कम कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे उपभोक्ता की बचत यदि हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उपभोक्ता की बचत क्या होते हैं, जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तैयार है, जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तैयार है वास्तव में उपभोक्ता द्वारा जो कीमत दी जाती है, चुकाई जाती है, इस बीच के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यहाँ एक उपभोक्ता है उस इकाई का उपभोग करेगा जिस इकाई तक उनको लाभ की प्राप्ति होती है। यदि उनको उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलेगा तो उस वस्तु को उपभोग नहीं करेगा। और इसी के आधार पर जैसे जैसे हम उस वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता भी कम होती जाती है और उपयोगिता के कारण वो कम कीमत देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको कम उपयोगिता मिल रही है तो कम कीमत चुका कर। इस प्रकार ये जो नियम है वे उपभोक्ता की बचत का भी आधार है। मूल्य सिद्धांत आधार उपयोगिता हास्य मूल्य सिद्धांत पर भी आधारित है। उपयोगिता हास्य नियम है वो मूल्य सिद्धांत का आधार है, मतलब मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। स्टॉक मूल्य सिद्धांत मतलब स्टॉक, यदि किसी वस्तु की स्टॉक अधिक होती है मतलब पूर्ति अधिक होती है, यदि किसी वस्तु की स्टॉक में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की कीमत कम होगा, और यदि स्टॉक में कमी होती है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। यही है मूल्य सिद्धांत का आधार। आपको ध्यान देना है स्टॉक मतलब पूर्ति भंडार। यदि हम अधिक मात्रा में देखते हैं कि वस्तु का भंडार अधिक है मतलब उसकी स्टॉक अधिक है तो उसकी कीमत कम होगी, और यदि स्टॉक कम है तो उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। तो ये है मूल्य सिद्धांत का आधार। चौथा है कर प्रणाली का आधार। हमारे भारत देश में कर प्रणाली भी प्रचलित, अलग अलग प्रकार के कर, तो कर प्रणाली का आधार है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो अमीर वर्ग के व्यक्ति होते हैं गरीब वर्ग की तुलना में, अमीर वर्ग के व्यक्ति में गरीब वर्ग की तुलना में मिलने वाली जो उपयोगिता है वे गरीब व्यक्ति को अधिक होती है, धनी व्यक्ति को कम होती है। इन्हीं कारणों से सरकार में धनी व्यक्ति पर कर अधिक लगाई जाती है और उन करों गरीबों में वितरित किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि धनी वर्ग पर अधिक कर लगाई जाती है और गरीब वर्ग पर कर की जो दर होती है कम होती है, क्योंकि उपयोगिता गरीबों को अधिक मिलती है। क्योंकि अमीर व्यक्ति पास धनी व्यक्ति पास पूंजी की मात्रा है वे अधिक होती है तो उसकी पूंजी की कीमत उसके लिए कम होती है, लेकिन गरीब वर्ग के पास यदि हम देखें तो पूंजी की मात्रा कम होती है तो उसकी कीमत उनके लिए अधिक होती है। इसलिए कर प्रणाली ऐसी बनाई जाती है सरकार द्वारा कि हमारे भारत देश में जो धनी वर्ग के व्यक्तियों पर कर अधिक लगाई जाती है और गरीब वर्ग पर कर की दर कम होती है, जिसको हम प्रगतिशील कर देते हैं। और पांचवा है समाजवाद का आधार। समाजवाद का आधार ये जो उपयोगिता हासिल में है समाजवाद का भी आधार है। सामाजिक हम देखते हैं कि हमारे समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं। हमारे समाज में हम देखें तो दो वर्ग के लोग होते हैं, एक अमीर वर्ग के व्यक्ति और दूसरा है गरीब वर्ग के व्यक्ति। तो अमीर वर्ग के व्यक्ति के पास पूंजी की मात्रा अधिक होती है, उनको जो गरीब वर्ग के व्यक्ति इसमें वितरित किया जाए। जो अमीर वर्ग के पास जो पूंजी है उनको लेकर पुनः गरीबों में वितरित किया जाए। इससे क्या होगा, समाजवादी समाज का स्थापना होगी या समाजवादी समाज की स्थापना होगी। यही समाजवाद का आधार। और छठवां है विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर। विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य में भी अंतर होती है। कई ऐसे वस्तु होती है जिनका प्रयोग मूल्य बहुत अधिक होता है, लेकिन उनको प्रयोग करने के लिए हमको किसी प्रकार की शुल्क नहीं चुकानी पड़ती। जैसे हवा है, प्रकाश है, इनका प्रयोग मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए हमको कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इस प्रकार ये जो नियम है उपयोगिता हास्य नियम, ये महत्व है। विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर समझ आए।
ये है कि विनिमय मूल्य प्रयोग मूल्य उपयोगिता आचरण पर आधारित है। सबके पहले ये लिखना है कि विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य उपयोगिता आचरण पर आधारित है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे प्रकाश है, हवा है, पानी है, इनकी यदि हम प्रयोग मूल्य देखें तो बहुत अधिक, सभी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यही है विनिमय मूल्य, मतलब खरीदने के लिए हमको कीमत अधिक नहीं चुकानी पड़ती है। तो इस प्रकार आज हो गया नियम की मान्यताएं और महत्व। कल देखेंगे अब आगे।